हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये नोटिफिकेशन आया है एम्स क्री वैकेंसी की। हम लोग बहुत लक्की हैं। लक्की इस बात से हैं कि ये 2025 में एम्स क्री का दो बार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया। एक आया था जनवरी 2025 में और अभी उसका रिक्रूटमेंट फाइनल ही हुआ है कि अभी फिर से वैकेंसी आ गया है जुलाई 2025 में। ये एक्सेप्शनल है। हालांकि एम्स क्री की वैकेंसी जो है साल में एक बार आया करती है और आया करेगी भी आगे। लेकिन मुझे जितना उम्मीद है कि जो पिछला वैकेंसी रिक्रूटमेंट हुआ, उस रिक्रूटमेंट में जितना सीट उनको फुलफिल होना चाहिए था, मे बी नहीं हो पाया। दैट्स वाई फिर से रीवैकेंसी जारी किया गया। तो खैर, जो भी रीजन हुआ रहा हो, हम लोगों के लिए तो बढ़िया है, हम लोगों के लिए तो लकी रहा ना सर। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये एम्स क्री की जो वैकेंसी आई है, वो हम लोगों के लिए लैब के लिए वैकेंसी जो है वो लगभग 520 पोस्ट पे है। कितना सर? 520 पोस्ट है। बेसिक बात मोटा मोटी तौर पे ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन तभी होगा, क्योंकि जो पिछले बार भी पढ़े उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। हमारे पास से भी कई सारे सिलेक्शन हुए। आप वेबसाइट पर जाओगे ना, सबका डेटा अवेलेबल है। ठीक है। उनमें से भी कई सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट का डेटा अपलोड होना भी बाकी है, वो भी धीरे धीरे और भी अपलोड हो जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि पढ़ना पड़ेगा। चलिए, पढ़ने वाली बात पर भी आएंगे। उसके पहले हम, जैसा कि हम लोग हमेशा चेक करते हैं, कोई भी वैकेंसी आता है तो उसको पहले चेक करते हैं कि आइदर वो लीगल है कि नहीं है, मतलब वैलिड है कि नहीं है, कहीं अफवाह तो नहीं है। तो हमेशा की तरह जो है वो हम लोग आ जाएंगे सर गूगल क्रोम पे। ठीक है गुरु। गूगल क्रोम पर आकर के और आपको सिंपली सर्च करना है। क्या सर्च करना है सर? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर जी, क्या लिखा हुआ है? एम्स। आपको गूगल क्रोम में आकर के सर्च क्या करना है सर? सर्च करना है एम्स रिक्रूटमेंट या एम्स क्री, कुछ भी आप लिख दोगे तो आपको ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो वेबसाइट ओपन हो रहा है एम्स एग्जाम डॉट ए सी डॉट इन, जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है जहां पर आपको एम्स भी लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट, इसी पोर्टल को आपको ओपन करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए हमारे पास एक नया पोर्टल ओपन होगा। नया पोर्टल होगा तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम लिखा हुआ है, आप इस पे ओपन करोगे, एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। नया डैशबोर्ड में देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है लाइव एडवर्टाइजमेंट। लाइव एडवर्टाइजमेंट किसका सर? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, CRE। आपको CRE का ही चेक करना है, ठीक, क्योंकि वैकेंसी CRE से ही आया है। तो हम CRE पे क्लिक करेंगे। अब CRE का यहाँ दोनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो इसके पहले आया था सर, वो भी यहाँ अवेलेबल है, पुराना वाला। और ऊपर में लाइव एडवर्टाइजमेंट में 278/2025, ये अभी लेटेस्ट वाला है। हम इस लेटेस्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा देर आपको स्क्रॉल लेगा, सॉरी, इधर में है व्यू डिटेल का ऑप्शन। ठीक है। राइट साइड पर जो है यहाँ पर आपको व्यू डिटेल का ऑप्शन दिया गया है। आप इस व्यू डिटेल पर जैसे ही क्लिक करोगे सर, एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में ना आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है आपको एडवर्टाइजमेंट का, सेकंड है क्रिएट न्यू पासवर्ड का और लॉगिन अप्लाई का। जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने पिछले में अप्लाई नहीं किया, क्रिएट न्यू पर जाएंगे और सीधा आप अपना आईडी बनाएंगे और फिर अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पहले से आईडी बनाया हुआ है, लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एक नया आगे की ओर नेक्स्ट डैशबोर्ड पे आपको जो है वो कंटिन्यू कर देगा। अभी मैं यहाँ से आप अपने आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो चुका है। हम डेट की भी बात करेंगे। दूसरा, हम फिलहाल अभी क्या चेक कर रहे हैं सर कि आइदर ए वैकेंसी जो है वो रियल है या नहीं है। तो रियल है या नहीं है उसका तो हम अप्लाई जब हो रहा है तो रियल ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट डिटेल का दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ ओपन होगा। यही पीडीएफ जो है पूरी वैकेंसी 278/2025, यही वैकेंसी का पीडीएफ है। इसको आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारे चंदन एमएलटी टेलीग्राम चैनल पर है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। रैंक प्लस ऐप पर है, वहां से भी कर सकते हो। या रैंक प्लस ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम इसी पीडीएफ के बारे में डिटेल बात करेंगे, क्योंकि जो अभी शुरू में आपको पीडीएफ मैंने शो किया सर, जो मैंने ये वाला पीडीएफ आपको शो ऑन किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि यही वो पीडीएफ है जो वहाँ अवेलेबल है, तो दैट मीन्स कि ये वैकेंसी जो है वो रियल है। अब तो हमें इसमें कोई शंका बचा नहीं। जब अब हमें कोई शंका बचा ही नहीं, तो अब हम इस वैकेंसी के डिटेल पर बात कर लेंगे सर, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो रियल है। वैकेंसी नंबर कितना है सर? 278/2025, यही आपको याद रखना है। 11 जुलाई 2025 को ये वैकेंसी आउट हुआ था, ठीक है।
12 को जो है वो पेपर का एक कटिंग सर्कुलेट हुआ। 12 को हमने चेक किया वेबसाइट पर, तब तक दोपहर तक लगभग ये अपलोड नहीं हुआ था। लेकिन 12 को 2 बजे के बाद, डेढ़ 2 बजे के बाद जो है वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। अब आज 13 जुलाई को मैं आपको ये वीडियो नोटिफ़िकेशन दे रहा हूँ, ठीक है? हम लोग चलिए इसके डिटेलिंग पर बात करते हैं। डिटेलिंग पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आपको पहले जो है ये डेट्स याद रखनी है। डेट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट है सर? सबसे फर्स्ट वन कि जो लास्ट डेट होगा हर एक चीज़ का, वो आपको 31 जुलाई होगा। ये रेड कलर में इसीलिए दिखाया गया क्योंकि ये डेट आपके माइंड में फिट हो जाए। 31 जुलाई के बाद आप इसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। करने में क्या कर पाओगे सर? केवल तैयारी। अगर आपने अप्लाई कर लिया होगा तब, यानी फॉर्म अप्लाई करने की सबसे लास्ट डेट हमारी 31 जुलाई 2025 ही होगी, ठीक है? यानी 20 से 25 दिन मान के चलो ना आपको। 25 दिन भी कहाँ, आज 13 जुलाई हो गया। 13 और 7 20, अ, 13 और 7 20, 11 और 7 19, मतलब 18-19 दिन आपके पास एप्लीकेशन को अप्लाई करने का टाइम है। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे फर्स्ट वन सर, हम अप्लाई कब से स्टार्ट हो रहा है? 12 जुलाई, यानी कल से ही स्टार्ट हो गया है, सो 31 जुलाई तक आपको चलेगा, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को रहेगी कि फॉर्म पहले ही अप्लाई करो, क्योंकि लास्ट के डेज़ में ना आपको लिंक नहीं चलने लगता, हो सकता है आपका पेमेंट फँस गया हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट ही नहीं स्कैन ले रहा हो, कई सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो पहले या मिड में ही आप अप्लाई कर लो, लास्ट का इंतज़ार मत करना, ठीक? देन अगर फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया तो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, उसका स्टेटस आप 7 अगस्त को चेक कर सकते हो, मतलब 1 सप्ताह बाद। 31 जुलाई को खत्म ही होगा, लगभग 1 वीक के बाद जो है आप फॉर्म को चेक कर लोगे, ठीक है सर? इश्यूज ऑफ एडमिट कार्ड कब आएगा सर? जैसा एग्जाम का स्कीम होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। एग्जामिनेशन डेट कब है सर? ये बहुत अच्छी बात मुझे क्री की लगती है, जब वैकेंसी लाते हैं ना, तभी आपको जो है एग्जामिनेशन डेट भी अनाउंस कर देते हैं, ताकि आप उसी स्पीड में पढ़ पाओ। और पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? तैयारी करनी पड़ेगी। पढ़ने के लिए आपको कंटेंट की नीड होगी। तो वो सभी पर भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा-सा हम लोग पेशेंस रखते हैं कैसे पढ़ना है। एग्ज़ाम डेट यानी सीबीटी लेंगे सर। सीबीटी का मतलब क्या होता है? सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। हालाँकि इंस्ट्रक्शन में भी लिखते हैं कि इट देयर इज़ अ राइट रिजर्व टू द एम्स दैट इट विल कंडक्ट द सीबीटी और रिटन एग्ज़ाम। लेकिन ओएमआर से ना होता है एग्ज़ाम, आजकल ज़्यादातर सीबीटी होता है। पिछला एग्ज़ाम भी सीबीटी ही हुआ था जो आपको जनवरी में वैकेंसी आई थी उसका, ठीक है? सीबीटी कब लिया जाएगा सर? 25 अगस्त और 26 अगस्त 2 डेट इन्होंने दिया हुआ है। 25 एंड 26 को एग्ज़ाम होगा। टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब कि हो सकता है अगर कुछ ऐसा स्पेशल कंडीशन आया तो मे बी चेंज भी हो सकता है। लेकिन चेंज का 98% गुंजाइश मत ही रखो। 98% गुंजाइश एग्ज़ाम होने का है। यानी जुलाई में वैकेंसी आया, 12 जुलाई को आपको पता चला वैकेंसी की, ठीक है? और 25 अगस्त को एग्ज़ाम ही हो जाएगा। मतलब डेढ़ महीना आपको पढ़ने के लिए। अब एक बात बताओ मुझे कि कोई भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए क्या डेढ़ महीना सफिशिएंट होता है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होता है। क्या ही पढ़ पाओगे आप डेढ़ महीना में? तो इसीलिए इन्हीं रीज़न से मैं क्या कहता हूँ आपको पहले से सजेशन देते रहता हूँ कि आप पहले से पढ़ो। हम लोग पूरी सालों-साल क्यों पढ़ाते हैं? मैं साल भर क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? क्या मेरी मजबूरी है कि मैं 12 साल आपको रोज़ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने घर परिवार पर सबको छोड़ कर के इतने टीम हायर करके, इतने लोग बैठ कर के आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, ताकि आप सालों भर पढ़ो, पहले से पढ़ रहे होगे। जब एग्ज़ाम आता है तो इतना ही समय देता है, महीना डेढ़ महीना, फिर तो सिलेक्शन होने से रहा सर। तो जब सिलेक्शन लेना है तो साल डेढ़ साल हमें पढ़ना पड़ता है। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे होंगे, उनको मेरी पर्सनल एडवाइस है कि रिवीजन ज़्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट करो, ठीक? इसकी एक सेपरेट वीडियो पर हम लोग ऐसा सिलेबस की बात इस वीडियो में भी करने वाला हूँ, लेकिन एक सेपरेट लेक्चर्स में लाइव में आकर के यूट्यूब पर ही लाइव पढ़ाऊँगा। उसमें बता दूँगा कि यूट्यूब पर आकर के बता दूँगा कि लाइव में आप क्या-क्या कंटेंट मोरली फोकस करके पढ़ो। क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था उसके रिगार्डिंग कुछ अगर एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना पड़ा, जो क मैं सोच रहा था 3.0 में ऐड करूँगा, क्योंकि अभी मैं माइंड मेकअप था ना कि अभी वैकेंसी आना है, चूँकि वैकेंसी इसका दिसंबर से जनवरी तक आता है, मतलब 7 से 8 महीने था हमारे पास। लेकिन वैकेंसी आया है तो देखते हैं उसके लिए क्या स्पेशल पढ़ाया जा सकता है, वो भी ऐड करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ द पीवाईक्यूज़, पिछला एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसके बिहाफ पर, ठीक है? लेकिन ये सारे कुछ आपको पढ़ने के लिए, ये सब कुछ तैयारी करने के लिए आपको रैंक प्लस ऐप पर जाना होगा। आप सब में से देखो, ऐप मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में देखो बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम हैं पढ़ने के लिए, जहाँ से भी पढ़ो सब अपने आप में बेमिसाल हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि कंटेंट डिलीवरी टू द राइट कंटेंट डिलीवरी टू एज ए एक्सपेक्ट ऑफ द एग्जाम कौन कर रहा है और किसका सटीक है वो सबको पता है।
यदि आपको पढ़ना है रियल में, यदि आपको सिलेक्शन लेना है रियल में, तो आप रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे जाएँगे और इसके लिए आप कौन-सा बैच जॉइन करेंगे सर? लैब फाउंडेशन बैच, लैब फाउंडेशन बैच 2.0 जॉइन करेंगे। और ये बैच इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब आपके मन में आ रहा होगा सर कोई लाइव बैच स्टार्ट कर दो ना। देखो मैंने क्या बोला पहले कि मैं क्यों साल भर से पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्या मजबूरी रही होगी। मैं भी बड़ा मौज ले रहा होता, जैसे ही एग्जाम आता 1.5 महीने का कोई बैच लॉन्च करता, 1.5 महीने में 5% सिलेबस पढ़ाते। भाई पढ़ाने की भी एक एफिनिटी है ना। मैं रोबोट तो हूँ नहीं, या कोई भी टीचर एक दिन में 2 4 5 लेक्चर ले सकता है, इससे ज्यादा तो ले नहीं सकता। तो 1.5 महीने में मुश्किल से मुश्किल जो है, हार्डली से हार्डली मैं अगर बोलकर चल लूँ, तो आपको 90 से 100 लेक्चर हो सकते हैं। तो 90 से 100 लेक्चर में 5 से 7% सिलेबस कंप्लीट होता है। तो मैं भी बस एग्ज़ाम आता और नया कोर्स लॉन्च करता और 5% आपको सिलेबस कंप्लीट करके आपसे पैसे ले लेता। आपका सिलेक्शन हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। साल भर पढ़ने-पढ़ाने का रीज़न यही होता है। तो अभी नया बैच भी हालाँकि चल रहा है, लैब फाउंडेशन 3.0, लेकिन 4 साल का सिलेबस जो है ना 1.5 महीने में कंप्लीट नहीं किया जाता है। वो जो है नए जो अपकमिंग वैकेंसी है उनके लिए आप 3.0 जॉइन कर सकते हो। लेकिन जो वैकेंसी आ गई है और उसका 2 महीने में एग्ज़ाम है, उसके लिए हम 2.0 बैच जॉइन करेंगे। 2.0 बैच में सारे सिलेबस जो हैं बीएमएलटी और डीएमएलटी के आपको अवेलेबल हैं। आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लाइव एमसीक्यू सीरीज़ रोज़ पढ़ा ही रहा हूँ, वो आपको उसमें अपलोड होते रहेगा 2.0 में भी, अभी भी। टेस्ट सीरीज भी इसके बिहाफ से कुछ लास्ट में हम लोग जब अभी कुछ नए सिलेबस की बात करूँगा, जो पिछले जैसे कुछ बायोलॉजिकल अ, बायोमोलेक्यूल्स के जो हैं या बायोस्टैटिक्स के कहें, कुछ क्वेश्चंस आए थे एम्स-क्री के पिछले एग्ज़ाम में, उनको भी ऐड करूँगा तो 2.0 में वो भी मैं पढ़ा दूँगा। तो ये सभी नए आपको उसमें भी मिल जाएँगे 2.0 में भी। तो आपको जो कंप्लीट प्रिपरेशन की, चूँकि अब ना 1.5 महीने में एक टीचर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है लाइव क्लास, 4 साल का सिलेबस। लेकिन स्टूडेंट के पास ना 12 से 24 घंटे हैं। तो इतने सारे कंटेंट जो दिए गए हैं, आप ज़्यादा समय दो और समय देकर के उसको पढ़ा जा सकता है ज़रूर, जो कंटेंट पढ़ा दिया गया है, वीडियो लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं। तो बेस्ट आपके लिए कोर्स रहेगा कि 2.0 जॉइन करें। और मैं कहूँगा रैंडम नहीं पढ़ना है कि प्रोटीन पढ़ लिया, प्रोटीन की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म हार्ड लग रहा था, नहीं पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको टाइम इंक्रीज़ कर देना होगा। क्या सर? स्टडी टाइम, ऐसे तो मैं इसको लास्ट में डिस्कशन करने वाला था, लेकिन शुरू में ही आ गया बात तो डिस्कशन कर दे रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ नोटिफिकेशन पर। आपको स्टडी टाइम एटलीस्ट 1 डे का अगर सिलेक्शन लेना है 1.5 से 2 महीने में पढ़ के, तो एटलीस्ट 1 डे का आपको 8 टू 9 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा। और इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछते हैं। हालाँकि कोई ऐसा बैच नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं अवेलेबल है जो अभी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पढ़ा रहा है। रैंक प्लस पे दोनों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं अभी इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि नॉन टेक्निकल अभी स्टार्ट हुआ है भैया, तो कि 1.5 महीने में सर सारे नॉन टेक्निकल पढ़ा दिया जाए। लेकिन हाँ, जितना एफर्ट है, जितना हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हो, नॉन टेक्निकल के लिए भी एफर्ट लगाएँगे और दोनों चीज़ें आपको 2.0 में मिलेगी, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों। तो आप ये बैच जॉइन कीजिए, इंक्रीज़ योर स्टडी टाइम एंड गिव मोर इफेक्टिव प्रिपैरेशन, तो तभी आप इसको अचीव कर पाओगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम सिलेबस पर भी आगे बात करेंगे, थोड़ी-सी और डिटेल पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे एम्स और एम्स से रिलेटेड हॉस्पिटल्स की वैकेंसी है, जिसमें एम्स भटिंडा, भोपाल, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर। आप ये पीडीएफ में चेक करोगे ना, बहुत सारे नाम आपको सारे मिल जाएँगे। ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपको फॉर्म अप्लाई करना है और इम्पोर्टेंट आपको पढ़कर सिलेक्शन लेना है। गॉट इट सर? ओके। नेक्स्ट वन सर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा? सेम वही प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वेबसाइट ओपन किए थे, इस वेबसाइट पर हम जाएँगे और इस वेबसाइट पर जाकर के हम पहले अगर नए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर फॉर्म को फिल करेंगे। लेकिन एक बात को बहुत जोरदार तरीके से आपको ध्यान देना है और क्या जोरदार तरीके से ध्यान देना है, जो कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि प्लीज़ फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मेक चेंजेस एज़ इंडिकेटेड। आप जो भी फॉर्म भरेंगे बहुत ही केयरफुली भरना। मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म खुद से बैठ के भरा करो। कैफे जाकर के आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हो यार। कैफे कैफे तो जाते हैं 11-12 के बच्चे जाते हैं फॉर्म भरवाने। आप क्यों जा रहे हो? आप इतने मैच्योर मेडिकल में पढ़ चुके हो, खुद से फॉर्म भरो और मिस्टेक एक कतई नहीं करना। कैफे में जाते हो ना, किसी का ईमेल मिस्टेक कर देता है, वो लोग को इतना फॉर्म भरना होता है फटाफट और लोगों को पैसे कमाना होता है। किसी का ईमेल मिस्टेक कर रहा है, किसी का फादर नेम मिस्टेक कर रहा है, किसी का खुद का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है। उसके मिस्टेक से, उसके पैसे कमाने की टेंडेंसी से जो है आपका लाइफ खराब हो जाता है। तो आप अपना फॉर्म खुद से भरना। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यदि मिस्टेक हो गया तो आपको कोई चांस नहीं है कि चेंजेस के लिए
भी कोई समय दिया जाएगा। फॉर्म मिस्टेक हो गया मतलब आपका फॉर्म बर्बाद हो गया। कितनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, बोलोगे सर यहाँ मेरा नाम में ना स्पेलिंग गलत है, लेकिन मेरा आधार कार्ड पे और सर्टिफ़िकेट पर सब सही है, आप ले लो सर प्लीज़। एम्स जो है ना उठाकर फेंक देता है सर्टिफ़िकेट को बाहर इस तरीके का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल नहीं आपको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए अपना फॉर्म खुद भरना और गलती मत कर देना क्योंकि करेक्शन के लिए कोई चांस नहीं है, ठीक है? करेक्शन के लिए आपको दिया ही नहीं जाएगा इसमें कोई भी ऑप्शन। आप सोच रहे हो कि दूसरा फॉर्म भर देंगे, वो भी नहीं भराएगा क्योंकि आपके मोबाइल नंबर और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से होता है और एक आधार कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, जब दूसरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा तब तो आपका फिर मसला खराब हो गया ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने करियर को खुद अपने हाथों से नहीं खराब करनी है, ठीक है? इस बात का आपको समझ में आ गया सर? ये बात आप याद रखोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, दैट इज़ द क्रूशियल डेट ऑफ डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब ये होता है कि आप में से कई सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर अभी ना मेरा एज इतना ही हुआ है, क्या मैं एप्लीकेबल हूँ? अभी मेरा ना कोर्स कंप्लीट हुआ है, सर मेरा ना फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया, क्या मैं एलिजिबल हूँ? इन सब का इन्होंने एक डेट डिफाइन डिफाइन किया। इसी को हम बोलते हैं क्रूशियल डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि किस लास्ट डेट तक हमारी सारे के सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया है ना, इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी सब कंप्लीट होना चाहिए और वो है लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म सबमिटिंग 31 जुलाई। यदि यदि 31 जुलाई तक आपका एज है, अंडर एज है, मतलब जो लिमिट दिएगा ये लोग आगे बताएंगे, अगर उसमें आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। आपका सर्टिफिकेट 31 जुलाई पहले से तैयार है तो आप एलिजिबल हैं। आपका एज 31 जुलाई तक अगर एक्सीड नहीं हो जाता है, तो आप एलिजिबल हैं। आपका इनकम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब बना हुआ है 31 जुलाई से पहले, तो आप एलिजिबल हैं। यानी क्रूशियल डेट कौन-सा है सर? 31 जुलाई। इसके बाद या अगर आप एलिजिबल आपके होते हैं, तो आप सर रिजेक्ट कर दिए जाओगे। कुल मिला के कहने का इनका मतलब यही है, ठीक है? नेक्स्ट वन आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इस बार ऐसे कई स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया गया था जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कुछ खामियां थी और मैं एक बार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखो मैं वीडियो बनाता हूं ना तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि खाली बस अपनी प्रमोटरी और केवल नोटिफिकेशन दे दिया। मैं वो हर एक एज अ टीचर अपने बच्चों को सजेशन देना चाहता हूं जो भविष्य में उसको परेशानी में डाल सकता है, वो मेरे हर एक वीडियो में आपको मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखा है, पहले इस एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ, फिर आपको क्या मैं सजेशन देने वाला हूँ, वैसे बच्चे जो अभी पास आउट जस्ट हुए फ्रेशर हैं, उनके लिए वो भी ज़रा सुनना। एक्सपीरियंस आपको कैसा बनाना है सर, इन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा है, एज़ अ सिंपल आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बनाते हो वही होना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे फर्स्ट वन जो है, सर्टिफिकेट फॉर्म है जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई हॉस्पिटल का नाम है, कुछ लैबोरेटरी का नाम है, उसका सबसे पहले मेंशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन होना चाहिए या जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया उस डिपार्टमेंट का नाम सबसे पहले बोल्ड लेटर में मेंशन होना चाहिए। देन एंटायर एक्सपीरियंस क्लेम्ड, कितना एक्सपीरियंस आप क्लेम्ड करते हो वो मेंशन होना चाहिए। क्लियरली मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेट मंथ ईयर, कितना दिन तक आपने काम किया है, डेट मंथ ईयर, इतना डेट से इतना डेट तक आपने काम किया वो मेंशन होना चाहिए क्लियर। देन आता है इंक्लूडिंग द बेसिक पे, आपको कितना पे मिलता था। बेसिक पे का मतलब होता है जो सबसे बेस, उसमें टीए डीए ईएसआईसी सब जोड़ करके नहीं, पूरी पेमेंट इन लोग मेंशन करने के लिए नहीं करा, बेसिक पे आपका कितना था वो जरूर मेंशन होना चाहिए। पूरा पेमेंट मेंशन है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, लेकिन बेसिक पे मेंशन होना ही चाहिए। अब मेरे यहाँ पर एक सजेशन क्या थी अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर से रुक जाओ। या कंसोलिडेटेड पे जो भी आपको मिलता होगा, बेसिक पे मिले या पूरी के पूरी पे जो मिलता होगा, दोनों में से एक ना एक मेंशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट शुड बी आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द ड्यूटी, सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन होना चाहिए कि आप किस प्रकार की ड्यूटी वहां परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड इन द पोस्ट, किस पोस्ट से आपने एक्सपीरियंस लिया है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। विद द ड्यूरेशन, कितने दिन तक इस पोस्ट पे आपने एक्सपीरियंस लिया है। कई लोग होते हैं ना एज ए लैब अटेंडेंट ज्वाइन हुए और उसके बाद उनका प्रमोशन होकर लैब टेक्नीशियन बन गए या लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन गए, तो लैब अटेंडेंट कितने दिन तक थे और कितने दिन तक उसके बाद से जो है आप लैब टेक्नीशियन बन गए, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए क्लियर। नेक्स्ट वन है क्या कहते हैं, रिस्पेक्टिव एम्स इंस्टीट्यूट reserve the right to verify the experience certificate and employment through the bank statement, PF, ESIC and any additional certificates.
अब यहाँ पर मुख्य बात आती है, आप में से कई लोगों के दिमाग में क्या रहता है ना कि अब सजेशन जो मैं फ्रेशर कल देने वाला था कि मैं अभी जस्ट पढ़ के निकला हूँ, मेरे ताऊ तो विधायक हैं, मेरे चचा तो एमएलए से पहचान है, तो मैं तो बस अभी निकला हूँ, मैं केवल तैयारी कर रहा हूँ या मैं फर्जीवाड़े कर से जो हूँ बैक डेट करके या किसी भी डेट का मैं बनवा लूँगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओगे ना, तो ये वेरीफाई करेंगे जाकर के कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने दिया है, एम्स के पास ये राइट है कि वो आपके बैंक स्टेटमेंट माँगेगा कि इतने दिन से आप जॉब कर रहे हो, तो आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए जो पेमेंट ले रहे हो। उसके बाद ये वेरीफाई करेंगे पीएफ और ईएसआईसी आपका कटता था कि नहीं, उससे वेरीफाई करेंगे कि वाक़ई में आप जॉब कर रहे थे या ये बस फर्ज़ी बनवा के ले आए। पहला सजेशन तो ये कि ऐसे फर्जीवाड़ा मत करना। एम्स में भैया आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, आप जेल भी जा सकते हो और पूरी लाइफ़ खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट वैकेंसी में भी नहीं अप्लाई कर पाओगे, पहला। दूसरा वे बच्चे जो फ्रेशर निकले उनके लिए बहुत पर्सनल सजेशन है कि यदि आप एम्स में जॉब करने का ख्वाब देखते हो, तो जैसे ही आप पास आउट हुए हो, आपको हॉस्पिटल में लैबोरेटरी जॉइन करना है, किसी भी मैनुअल लैबोरेटरी को नहीं जॉइन करना है। ऐसे हॉस्पिटल को जॉइन करना है, जो मिनिमम 100 बेडेड तो हो ही, मतलब कि मैक्सिमम 500 बेडेड, 1000 बेडेड हो तो भी सही है, लेकिन मिनिमम एट लीस्ट 100 बेडेड हो, उसी को जॉइन करें, इसके नीचे के हॉस्पिटल आपको नहीं जॉइन करना है। 200 बेडेड हो तब तो और भी बेटर है, 100 टू 200 बेडेड हो तब और भी बेटर है। और मिनिमम 2 साल आपको केवल और केवल जो है वो एक्सपीरियंस के लिए काम करना है सर। कितना? 2 साल। कम से कम 2 साल। पैसे नहीं देखना है, एक्सपीरियंस देखना है। तभी आगे सरकारी वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो, पहला। दूसरा आपको सजेशन ये है कि जैसे ही आप वहाँ जॉइन करते हो, जहाँ पर भी आपने जॉइन किया है, भई इन हैंड सैलरी का आप में बड़ी क्रेज़ है। आपको इन हैंड यानी कैश सैलरी नहीं लेनी है। जब भी सैलरी लेनी है सर, बैंक अकाउंट सैलरी लेनी है। क्यों? क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस लूँगा ना, उसके बाद ये वेरिफिकेशन होगा मेरे स्टेटमेंट से। पीएफ, ईएसआईसी नहीं भी कटता है तो हमें चलेगा। फ्रेशर हैं, होता है पीएफ, ईएसआईसी साल 2 साल बाद काटे कंपनी या नहीं भी काटे तब भी हमारा वेरिफिकेशन किसी एक से करता है वो। या तो पीएफ होना चाहिए, ईएसआईसी कटना चाहिए या पीएफ कटना चाहिए या बैंक स्टेटमेंट में सर सैलरी होनी चाहिए। ये देखेगा, तीनों में से कोई एक। तो आपको इन हैंड सैलरी नहीं लेना है, मतलब कैश सैलरी नहीं लेना है, बैंक अकाउंट सैलरी ही लेनी है। अब मैं एक बात और बताऊँगा। अब बोलोगे सर ये जो होंगे, जो अभी आए हैं उनके लिए हमने सजेशन दिया। जो एक्चुअल में मिस्टेक कर चुके हैं, मतलब आप हैंड में सैलरी ले रहे थे, 5 साल से काम कर रहे थे। मैं उनका कहने जा रहा हूँ कि आपका जब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप वहाँ लगाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, तो सीधा रिजेक्ट कर दिए जाओगे, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है मेरा। और यदि नहीं बिलीव है तो आप फॉर्म भरो, सिलेक्शन लो और फिर जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर के देख लो। ऐसे हुआ है बच्चों के साथ, रिजेक्ट कर दिया गया है उनको। क्योंकि उनको वेरिफिकेशन में नहीं मिलेगा, आप फॉल्स पाए जाओगे। ये था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को, वो था मेजर चीज़ यही। ये आप ज़रूर याद रखना, ठीक है सर? एक आता है एनओसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केवल और केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी होंगे, पहले से जॉब कर रहे होंगे गवर्नमेंट में, प्राइवेट वालों के लिए नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे और वो फिर से इसमें अप्लाई करते हैं, तब उनको एनओसी देना है, अदरवाइज़ आपको एनओसी नहीं देना है फॉर्म अप्लाई करते समय। जो पहले से एम्प्लॉयी हैं, उनको एनओसी देनी है केवल, ठीक है? ऑलराइट। नेक्स्ट वन आता है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। आप देख लेना कि अगर आप कैटेगरी को वेरीफाई करते हो, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल है ना? देन आपको पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो हैं वो इन्होंने दिया हुआ है। आप देख लेना किस क्राइटेरिया में आते हो। उस क्राइटेरिया में जो एज रिलैक्सेशन है वो आप पे एप्लीकेबल होगा। ये डिटेल आप पीडीएफ में भी चेक कर सकते हो सर, ठीक है? अब नेक्स्ट वन आता है, थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सर्टिफ़िकेट का। जैसे ना आपको ओबीसी सर्टिफ़िकेट बनवाना है, एसटी या एससी सर्टिफ़िकेट बनवाना है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनवाना है। तो एक और बहुत बड़ा सजेशन, क्या बहुत बड़ा सजेशन? जो इस वाला वैकेंसी आया ना उससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है सर, वही सीखा हुआ एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हवा-हवाई बात नहीं मैं कर रहा हूँ। और वो आप फ़ॉलो करो तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्या हुआ कि पिछले बार जो वैकेंसी आया था उसमें से ना कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जो पुराना वाला ईडब्ल्यूएस या ओबीसी था उससे कर दिया। अब सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के बाद अब आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात आया ना, तो उन्होंने जो माँगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस माँगा कि जो पुराना वाला आपने अप्लाई किया था, वो वैलिड होना चाहिए और वही दे दो। अब वो तब तक हो चुका था उनका एक्सपायर और उन्होंने बनवा लिया नया और नया वाला वहाँ हुआ एक्सेप्ट नहीं। तो हो गया यहाँ पंगा।
अब करना क्या है सर, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, जब अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो अभी-अभी बनवा लो नया। क्योंकि इन्होंने ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या दिया हुआ है, केवल इसी के लिए नहीं, हर एक फॉर्म में ऐसे ही अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है कि जो फॉर्म फिल हुआ है, उसी ईयर का वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये सर्टिफिकेट जो है, आपको एक 1 अप्रैल 31 मार्च हो गया फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे। 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 जो इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। ये सभी सर्टिफिकेट चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो हैं 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 जुलाई 2025 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। उसी से आप अप्लाई कर पाओगे फॉर्म। और यही सेम सर्टिफिकेट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा, अरे अभी लगा देते हैं ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शायद मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्यों हम इस प्रोसीजर में पड़े। और अगर यदि सिलेक्शन हो गया तो उसमें बनवा लेंगे, फिर वो वाला और एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको भगा देंगे। तो अभी बनवा लो, अगर सिलेक्शन हुआ तो यही लगेगा, नहीं सिलेक्शन हुआ तो किसी और वैकेंसी में काम आएगा। गॉट इट सर? केवल यही लगेगा। इसके पहले का अगर है 1 अप्रैल से पहले का बना हुआ, कोई काम नहीं देगा आपको। क्लियर हो जानी चाहिए। ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही अप्लाई होता है, ठीक है? अब आता है एजुकेशनल क्राइटेरिया, ठीक है? एजुकेशनल क्राइटेरिया में सेम चीज़ उन्होंने यही मेंशन कर रखा है कि क्रूशियल डेट ऑफ द डिक्लाइनिंग एलिजिबिलिटी विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एज मेंशन्ड। वही चीज़ जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो लास्ट डेट 31 जुलाई है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए भी यही है। 31 जुलाई से पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो इन्होंने डिमांड किया है। क्या डिमांड किया है अभी बता रहा हूँ, ठीक है? हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग है, ठीक? अब आते हैं सर एप्लीकेशन फीस। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 है, ठीक है? एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है। जो पीडब्ल्यूडी हैं वो एग्जेम्प्टेड है, यानी उनको फी नहीं लगेगा, ठीक? तो आप देख लेना। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सब से आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप इनसे फी भर सकते हो। एप्लीकेशन फी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंड। जो एक बार फी कट जाएगा वो रिफंड नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो आपको केयरफुली जो है फी कटवानी है, ठीक? अब हम आते हैं डेट एंड सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन कि किस डेट में एग्जाम होगा और सेंटर कहाँ जाएगा। तो डेट तो शुरू में भी मैंने बता दिया था कि 25 और 26 अगस्त जो है ये इन्होंने डेट दिया हुआ है सीबीटी का। कब सर? 25 और 26 अगस्त 2025। ये टेंटेटिव है, मतलब स्लाइटली चेंज भी हो सकता है, बट ना मान के चलो कि चेंज ना हो वही ठीक है, और नहीं होगा भी नहीं, ठीक? अगर चेंज होता है तो चेंज करने का भी इन्होंने लिख रखा है कि राइट एम्स को है, और यदि ये चेंज करते हैं तो चेंज करने के मतलब 25 और 26 से 10 दिन पहले आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक? हो सकता है आपके पर्सनल मेल पर इन्फॉर्म किया जाए, या पर्सनल नहीं किया जाए तो कम से कम एम्स के वेबसाइट पर तो जरूर बता दिया जाएगा, 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है? एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ऑल मेजर सिटीज और यूटी में है जो है यूनियन टेरिटरी में इंडिया के, इसके सिटी होते ही हैं, एम्स के एग्जामिनेशन सेंटर बनते ही बनते हैं। तो आप नियरेस्ट, आपको जो भी आपका होम रेसिडेंशियल आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जाएगा वो नियरेस्ट सिटी एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा, चाहे आप जिस भी स्टेट से होंगे। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मैं बंगाल से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं क्या फॉर्म फिल कर सकता हूँ? आप किसी भी स्टेट से हो ना, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो मेरी रिजर्वेशन कैसे क्लेम होगी? रिजर्वेशन क्लेम के लिए इन्होंने बना यहाँ मेंशन कर रखा था, जिसको मैंने नहीं बताया, या मैं कह रहा हूँ कि मैं कहूँ कि मैं भूल गया कि जब एससी, एसटी या ओबीसी आप कोई भी बनवाओगे ना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में बनाना बनाना है। देखो, डेट ऑफ द वैलिड इस इन्होंने मेंशन कर रखा है कहीं, मैं आपको बता देता हूँ। दिस एडिशनल सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आप बनाओगे ना, तब जो है वो एक्सेप्टेड होगा, तब आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। कहीं न कहीं इन्होंने लिख रखा है, अब अभी मिलेगा नहीं मुझे, है ना? आप पढ़ना ज़रूर मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर, इतनी सी बात आपको क्लियर है? हाँ। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, द लैंग्वेज ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी हिंदी और इंग्लिश। जो सर्टिफिकेट बनाओगे वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए। एंड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी आप फॉर्मेट बनाओगे, जो जिस फॉर्मेट बनवाओगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको बनवानी है। तो आपको जो है रिजर्वेशन एक्सेप्टेड होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है सर? ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया क्लियर, फी भी हो गया क्लियर, ठीक है। सेंटर भी क्लियर हो गया कि कहाँ-कहाँ हमारा सेंटर जाएगा, आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा आपको। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जामिनेशन, जिस जो एग्जामिनेशन डे है उसके 3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सर? जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे। अब बोलोगे 3 दिन पहले अगर फॉर्म किए इन्फॉर्म किए और हमको टिकट ना मिल रहा हो तो एग्जामिनेशन सिटी
किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होगा, वो 7 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इश्यू टू द एडमिट कार्ड, मतलब 3 दिन पहले एडमिट कार्ड और 7 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले एटलीस्ट जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका किस सिटी में एग्ज़ाम होगा। तो आप उस सिटी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना टिकट बुक कर लो। हाँ, उस सिटी में कौन-सा एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो नहीं बताएँगे, वो 3 दिन पहले बताएँगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर भी चोरी होने का डर रहता है ना? चीटिंग होने का डर रहता है, तो इसलिए आपको 3 दिन पहले एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कौन-सा है। क्लियर है इतनी सी बात? ओके। अब हम लोग आते हैं सर अपना मेन पार्ट, सिलेबस एज़ वेल एज़ द पैटर्न। सिलेबस एज़ वेल एज़ द पैटर्न, कि आपको सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इन सभी बातों पे, और किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है, जो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रीवियस में भी यही था। जो एग्जाम होगा सर, वो कितने मिनट का होगा सर? टाइम कितना होगा एग्जामिनेशन का? वो 90 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है? और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे सर? नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको 100 पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 5 सेक्शन बनाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको 5 सेक्शन बनाया जाएगा। कितने सेक्शन बनाए जाएंगे सर? 5 सेक्शन। अब 90 मिनट का है तो 18 पचे 90, एक सेक्शन जो है इस तरीके से, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन, इस तरीके से आपको 5 सेक्शन बनाया जाएगा क्वेश्चन का, ठीक? एक क्वेश्चन होगा 18 मिनट का, एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 18 मिनट दिए जाएंगे। इसको भी 18 मिनट, इसको भी 18 मिनट, इसको भी 18 मिनट, इसको भी 18 मिनट। टोटल कितने हो गए सर? 18 पचे 90। टोटल कितने समय दिया जाएगा सर? आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 90 मिनट ही है। एक सेक्शन में, एक सिंगल सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे सर। कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होगा सर। कितना होगा सर? 20 क्वेश्चन होगा। यानी 18 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20। टोटल कितने हो गए? 20 पचे 100 क्वेश्चन, यानी आपको 100 क्वेश्चन हो गए। देखो, एम्स का ना बहुत तगड़ा होता है स्क्रिप्टिंग, ताकि आप कहीं से भी चीटिंग नहीं कर पाओगे। अब इसमें भी रूल है। क्या रूल है? कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठो, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए पहले 10 मिनट दे दिया जाता है सीबीटी में। 10 मिनट पढ़ लोगे, उसके बाद जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, पहला सेक्शन ओपन होगा आपको, ठीक? और फर्स्ट सेक्शन जैसे ही ओपन होगा, उसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 18 मिनट का। उसमें आपको 20 क्वेश्चंस अपीयर हो रहे होंगे। उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों मिक्स्ड रहेंगे। क्या सर? ऐसा नहीं कि पहले जो है टेक्निकल स्टार्ट करते हैं, वो लोग हमको शो करेंगे और फिर जो है नॉन टेक्निकल शो करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ खिचड़ी बनता है। इसीलिए मैं पढ़ाता भी हूँ खिचड़ी वाला। तैयारी अगर मुझे मुझे वॉर लड़ना है, तो अगर तलवार से वॉर लड़ना है, तो हम यहाँ तैयारी गदा से क्यों करेंगे? जिस यंत्र से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें युद्ध लड़ना है, उसी की तैयारी भी करेंगे ना। पता चला हमें जाकर के तलवारबाजी करनी है और यहाँ हम रोज प्रैक्टिस गदा से कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? तो जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, इसीलिए मैं मिक्स क्वेश्चन की तैयारी भी करवाता हूँ। आप लोगों में से कई बोलते हो, "सर सब्जेक्ट वाइज़ हमें क्वेश्चन बता दो, सब्जेक्ट वाइज़ हम पढ़ेंगे।" तो बात वही हो जाएगी कि युद्ध लड़ना है तलवार से और प्रैक्टिस हम गदा से आपको करवाएँ। समझ रहे हो बात को? तो मिक्स क्वेश्चन आएँगे। सेक्शन फर्स्ट में 20 क्वेश्चन आया जो मिक्स रहा, उसको 18 मिनट में आपको सॉल्व कर लेना है, टाइमर चल रहा होगा। 18 मिनट में यदि आप सॉल्व नहीं भी कर पाते हो ना, तब भी ऑटोमैटिकली जो है आफ्टर द 18 एंड ऑफ द 18 मिनट आपको सेक्शन सेकंड ओपन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने मन से सेक्शन नहीं चेंज कर सकते। मतलब 18 मिनट से पहले भी अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा सेक्शन फर्स्ट, तो आप सेक्शन सेकंड नहीं ओपन कर पाओगे, जब तक वो अपने आप पहला नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक? पहली चीज़। दूसरी, जैसे ही सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो गया, तो आप फिर वापस से सेक्शन फर्स्ट में नहीं जा पाओगे। जो एक बार फर्स्ट सबमिट हो गया, वो हो गया। इसलिए आप अटेम्प्ट कर लो, ऐसा नहीं कि अच्छा इसमें मैथ का क्वेश्चन है, लास्ट में सॉल्व करेंगे ना, छोड़ देते हैं सेक्शन फर्स्ट का, फिर वापस आओगे ही नहीं। तो ये रूल है, इस रूल को बहुत क्रिप्टली ध्यान रखो। वैसे ही सब पे अप्लाई होता है, वही फिफ्थ पर भी अप्लाई होगा। फिफ्थ जैसे ही 18 मिनट समाप्त होगा, ऑटोमेटिक जो है आपको फिर से ये भी सबमिट ले लगा और फिर आपको कोई भी सेक्शन आगे का प्रीवियस वाला ओपन नहीं होने जा रहा, फिर आपका एग्जाम सबमिट। इस प्रकार से पांचों सेक्शन आपको ओपन होंगे। अब मैंने बोला कि 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है? 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स कैरी करता है। कितना सर? 4 मार्क्स कैरी करता है। यानी 4 यानी 100 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे सर?
100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 400 मार्क्स। यानी कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा सर? 400 नंबर का एग्जाम होगा। और इसमें से जो 400 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से आपको जो 400 नंबर का एग्जाम होगा सर, उसमें से आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और नेगेटिव मार्किंग मैं अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेयर इज द मेंशन ऑफ द नेगेटिव मार्किंग? हाँ, 1/4 जो है आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी 0.25 जो है, यानी कि 0.25 जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग में भी कट होगा। यानी कि 1/4 हमारा, अगर 4 क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो एक क्वेश्चन कंप्लीटली हमारा चला जाएगा रॉन्ग, 4 नंबर सीधा खत्म हो जाएगा। ये है इसका पूरा पैटर्न। जो एग्जाम होगा सर, वो एग्जाम बाइलिंगुअल होगा। आपका जो एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आपका आगे भी मैं बता दूंगा, मेंशन्ड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होगा। तो होप सो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब मेन चीज कि सिलेबस क्या होगा, है ना? सिलेबस क्या होगा एग्जाम का? पैटर्न तो हमने समझ लिया। अब सिलेबस में भी इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है, जो मैं अभी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पढ़ा रहा हूं उसी की बात मैं करने जा रहा हूं। इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 20 एमसीक्यूज रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड, यानी 20 नंबर के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस 20 नंबर के नहीं, मैं बोलूं क्वेश्चन, सिलेबस की बात मैं करूं तो 20:80 का रेशियो है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, नंबर नहीं। क्या मैं लिख रहा हूं? क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो होंगे सर वो नॉन टेक्निकल से होंगे। किससे होंगे? नॉन टेक्निकल से होंगे, एमस्क्री में। और 80 नंबर जो होंगे वो आपके टेक्निकल से पूछे जाएंगे। किससे पूछे जाएंगे सर? टेक्निकल सब्जेक्ट से। 20 नंबर में इन्होंने मेंशन रखा कि जनरल एप्टीट्यूड एंड द जीएस, जिसमें आपको मैथ से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आने हैं, जिससे आपको रीजनिंग से भी क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी से भी क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश से भी क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, जिसमें आपको जीएस से भी क्वेश्चन आने हैं। पिछला जब मैं नोटिफिकेशन वीडियो बना रहा था ना, तो उन लोगों ने मेंशन नहीं किया था, थोड़ा कन्फ्यूजन था उनके सिलेबस में। लेकिन मुझे पता था कि क्या पूछने वाला, तो मैंने वो वीडियो में बोल दिया था कि ये सारे पूछेंगे नॉन टेक्निकल। तो एक लड़का ने मुझे कमेंट करके बोला था, बड़े अभद्र भाषा में कमेंट किया था कि तू अपनी वीडियो ना डिलीट कर ले, वरना उस दिन बहुत गाली खाएगा जिस दिन एग्जाम होगा। तो हमारी टीम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बोला चलो ठीक है, तू अभी नादान है, तू अभी आज का बच्चा है, आज का खिलाड़ी है, तुम्हें क्या पता हम कब से गोते लगा रहे हैं इस समंदर में। जब एग्जाम हुआ उस दिन ये सारे क्वेश्चन आ गए नॉन टेक्निकल से। फिर उस दिन हमने उस कमेंट का रिप्लाई करा कि हाँ बेटा, आज तुझे समझ में आ गया कि हम कितने गहराई में हैं और तू कितने छपीले पे उड़ रहा है। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वो इन्होंने सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है कि 20 मार्क्स के जो 20 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल से आएंगे, और 80 क्वेश्चन जो आपके आएंगे सर, जो 80 क्वेश्चंस आपके आएंगे वो किसके आएंगे सर? वो आएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट के। टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब जो बीएमएलटी और डीएमएलटी का सिलेबस है, जिस क्वेश्चन से, जिस भी क्वालिफिकेशन को आपको मांगा हुआ है आपके पोस्ट में। अच्छा, बीएमएलटी और डीएमएलटी की थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों से क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन किया है? 20 क्वेश्चन फ्रॉम द नॉन टेक्निकल एज वेल एज नॉलेज ऑफ, अच्छा इसमें जनरल एप्टीट्यूड में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी इन्होंने मेंशन किया, तो एक आध क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी आएंगे। एंड 80 एमसीक्यूज रिलेटेड टू डोमेन रिस्पेक्टिव ग्रुप, जो भी आपका सिलेबस है आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आपको जो है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसेंशियल एंड डिजायरेबल, जैसे आप लिखते हैं ना कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीएमएलटी है, डीएमएलटी है, और डिजायरेबल जो है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसका मतलब समझ लो कि डीएमएलटी के सिलेबस थ्योरी से तो क्वेश्चन आएगा, और जो एक्सपीरियंस इन्होंने बोल दिया ना, उस एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिकल से भी कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है सर? सिलेबस हमारे लैब फाउंडेशन 2.0 में अवेलेबल है, सिलेबस डाउनलोड कर लो और प्रिंट करवा लो, पढ़ो उसको। कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस से भी इन्होंने पिछले में क्वेश्चन पूछा था, जैसे कुछ डीएनए, आरएनए से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और भी कुछ बायोमोलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा बायोमोलिक्यूल्स से भी क्वेश्चन पूछे थे। उसको हम एनालिसिस करेंगे और उसको भी पढ़ाएँगे अभी आपको, ताकि देखो, ऐसे तो मैं क्या एक बात बोल दूँ कि क्वेश्चन पूछने की ना कोई लिमिट नहीं होती है। मेडिकल क इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मेडिकल इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सब चीज़ पढ़ा नहीं जा सकता। हो सकता है पिछली बार डीएनए, आरएनए से पूछ रहा था, इस बार मैं पढ़ा दूँ, इस बार कोई और एक नया टॉपिक ढूँढ ले लोग।
तो इसकी तो कहीं कोई कोई बियॉन्ड नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएँगे, समंदर है। लेकिन एट लीस्ट जो हमारे पास अवेलेबल हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस क्वेश्चंस के पैटर्न एज़ वेल एज़ जो हमारे पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, उस सब तो हम एट लीस्ट पढ़ के ही जाएँगे, छोड़ के तो नहीं जाएँगे। तो ये था कुल मिला के सिलेबस की बात। होप सो आपको समझ में आ चुका होगा सर इतनी सी बात। अभी आप बोलोगे सर अभी आप सब बात कर रहे हो एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेकिन जो बकवास वाली बात है अभी तक आपने नहीं करी। कौन सी? कितने नंबर पोस्ट वैकेंसी है क्या-क्या पोस्ट है, ये सब तो आप पीडीएफ में चेक कर ही लिए होंगे या ऐसे तो आपको बीसों वीडियो मिल गए होंगे यूट्यूब पर जिसको आप देख चुके होंगे। खैर कोई नहीं उसकी भी बात कर लेंगे, ऐसे थोड़ी है कि उसको छोड़ देंगे, उससे हमें कोई दुश्मनी है। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा मैंने बता दिया। क्वालीफाइंग क्राइटेरिया में आपको मार्क्स वगैरह भी एक्सप्लेन कर दिए सर। अब आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है हमारा जो पोस्ट कोड है 17 यहाँ पर 17 इसी में एक्सप्लेन किया हुआ लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट बहुत सारे पोस्ट हैं, वो पोस्ट आप खुद चेक कर लेंगे। इसके लिए इन्होंने जो है सिलेबस जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का है, उन्होंने बता रखा है कि मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी का रहेगा, ठीक है। यहीं से वो कन्फ्यूज़ हुआ था बच्चा, जो पिछली बार कन्फ्यूज़ क्वेश्चन किया था, "यार यहाँ एमएलटी लिखा है, मेरा केवल एमएलटी से आएगा।" भाई यहाँ पर सिलेबस ना उन्होंने ट्रेड का बता रखा है। जनरल सिलेबस जो है उन्होंने पहले 80:20 बता दिया है आपको। और इंग्लिश और हिंदी जो है सॉरी एग्ज़ाम जो होगा सिलेबस का सॉरी जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है सर? क्लियर है? आगे बढ़ें, बहुत सारे पोस्ट आपको दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी आपको खुद से तय करना है कि आप इसमें आते हो कि नहीं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। जैसे लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड है, एम्स ऋषिकेश की है, एज है 18 से 27, पे लेवल सेकंड है, क्वालिफ़िकेशन दिया है 10+2 विथ साइंस। जो बच्चा 10+2 साइंस से किया है, चाहे पीसीएम हो, पीसीबी कुछ भी किया हो, ठीक है? उसके बाद उसने डीएमएलटी कर लिया है, वो इसमें एप्लीकेबल है। डिज़ायरेबल में 2 साल का रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस माँगा है, मतलब कि रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है मतलब हम इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि 100 बेडेड का होना चाहिए। बस ऐसे लैब से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो वैलिड हो। चाहे सीएससी, पीएससी में भी काम किए होंगे तो वैलिड है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम किए होंगे अगर उसका रजिस्ट्रेशन है लैब का तो वैलिड है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब वही होता है, ठीक है? सबके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसी प्रकार से इन्होंने दे रखा है। मुझे नहीं लगता है कि मैं फिर से एक्सप्लेन इसको सबको बारी-बारी से करूँगा और आपको नीड है। सबका लिखा हुआ है। आप पीडीएफ में भी चेक कर लेना। आप जिसमें एप्लीकेबल हो आप अप्लाई हालाँकि एप्लीकेबल में अप्लाई तो जो होता है ना, अप्लाई पोस्ट कोड पर होता है, 17 पर होता है, ठीक है? लेकिन आप फिर भी देख लेना कि आप किस-किस में अप्लाई हो, क्योंकि ये काम कब आता है पता है? ये पूरे पोस्ट जब आपको चॉइस फिलिंग होती है ना, सिलेक्शन के बाद आती है एक प्रोसेस चॉइस फिलिंग की। उस चॉइस फिलिंग में आपको लिस्ट देंगे कि आप इतने सारे जो है ना, पोस्ट में आप अपना चॉइस दे सकते हो। तो उस समय हमें देखना होता है कि हम इस सब में होंगे एप्लीकेबल कि नहीं होंगे। अप्लाई तो पोस्ट कोड के लिए होता है, ठीक है? तो अभी मोर कन्फ्यूजन होगा नहीं। हालाँकि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सबका मेंशन है तो आप देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट हम करते नहीं हैं ज़्यादा। ठीक है बच्चों? यहाँ पर सभी पोस्ट और सभी एम्स के सेपरेट वाइज़ जो है नंबर दिए हैं। जैसे दिया है लैब टेक्नीशियन पोस्ट है, एम्स राजकोट है, इसमें जो है टोटल पोस्ट जो है 1 पोस्ट है। जैसे जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, एम्स भटिंडा है, इसमें टोटल पोस्ट 40 है, कैटेगरी वाइज़ भी दिया हुआ है। तो इस पोस्ट की भी डिटेल जो है आप पीडीएफ में चेक कर सकते हो। टोटल अगर हम सब जोड़ लें तो लगभग जो है वो 520 520 पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी आई हुई है। टोटल अगर हम लोग जोड़े तो, ठीक है? ओके सर, अब नेक्स्ट वन है सर एसेंशियल फॉर द क्वेरीज यदि आपको इसके बाद भी ये था पूरी डिटेल इस वैकेंसी की। उसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेरीज बचता है, तो ये वैकेंसी हमारी नहीं है सर। इस वैकेंसी जो है एम्स की है, तो आप एम्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हालाँकि एक मत फॉर्मेलिटी भर है, किसी को कॉल उठाने जा नहीं रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कॉल तो नहीं रिसीव करते लेकिन एम्स जो है रिप्लाई ईमेल का ज़रूर करते हैं। तो आपको अगर कोई समस्या होगा तो आप ईमेल का सहारा ज़रूर लेना, ठीक है? वो लोग आपको रिप्लाई कर देंगे 1 या 2 दिन में करते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है, पहले पूरी वीडियो देख लो, ठीक है? वीडियो देखने के बाद भी यदि आपको कन्फ्यूज़न बचता है, ऐसे-ऐसे भगा के नहीं, स्किप करके नहीं, पूरी जानकारी मैंने दी है वीडियो में। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न बचता है तो बेशक कमेंट में पूछो, आपको रिप्लाई दिया जाएगा सर, ठीक है? अब इससे भी बड़ी बात कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, रैंक प्लस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करके लैब फाउंडेशन 2.0 कंपटीशन के लिए 2 बैच है 3.0 और 2.0 आपको 2.0 जॉइन करनी है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, पढ़ना है, हमसे जुड़ना है, हमसे नॉलेज निकलवाना है और सिलेक्शन लेना है। बस आपका काम ये है।
पढ़ाना कितना है, वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। ठीक है सर, मिलते हैं। हालाँकि नहीं मिलने ये एंड करने से पहले बता दूँगा, एक लेक्चर और मैं लूँगा एम्स लेक्चर तो बहुत लेने वाले हैं। एम्स के सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यूज़ पिछला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या-क्या एक्स्ट्रा पूछा है इन्होंने, उस पे डिस्कशन करने के लिए आऊँगा, ठीक है? मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।